तो अब से करीब 56-57 दिन बाद आर ओ एरोप्लेन्स होने वाला है और मुझे लगता है कि आपको इन 5 बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या हैं ये 5 बातें, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में एक ब्रो टिप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आपने जैसे देख लिया होगा कि हिंदी हिंदी बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब समझ लो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 60 क्वेश्चंस हैं हिंदी में, ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। और अगर आप इसमें क्या होता है ना कि जितनी बार मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, तो मल्टीपल रिवीजन पहली बात इसमें की है। लेकिन मल्टीपल रिवीजन करने से क्या होता है, यहाँ पर लिखना नहीं है अभी, है ना। आपको लिखना इस नेक्स्ट स्टेज में है। तो कई लोग का मेंटल ब्लॉक होता है कि हमारे लिखने में गलती होगी। तो क्या होता है कि जितनी बार मल्टीपल रिवीजन करोगे आप हिंदी का, उससे क्या होगा कि आपको वो वर्ड मेमोराइज करने में, वो वर्ड से फेमिलियरिटी बढ़ाने में आसानी होगी। जैसे जैसे वर्ड से फेमिलियरिटी बढ़ेगा, आपका क्वेश्चन गलत होना कम हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप रट्टा मारोगे ना हिंदी को, जितना ज़्यादा अपनी आंखों के सामने से गुजारोगे, उतना ज़्यादा आपको उच्चारण सही होने लगेगा, समझना लगोगे, उसको पहचानने लगोगे वर्ड को, और आंसर सही होने लगेगा आपका। आप क्वेश्चंस को गलत करना कम कर दोगे, ठीक। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना ज़्यादा। आप ये समझना कि 140 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो जीएस के हैं, ठीक। 60 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हिंदी के हैं, है ना। आपको यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन भी सही होता है ना, तो आप कोशिश, मतलब आप समझना कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 3 क्वेश्चंस में रिस्क लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 क्वेश्चंस कहाँ पे, जीएस में। जीएस में 3 क्वेश्चन के रिस्क लेने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन में आप रिस्क ले रहे हो, कई बार क्या होता है कि 50-50 का गेम होता है, 50-50 का गेम होता है, और कई बार आप छोड़ते रहते हो, ठीक। तो वो 50-50 का गेम कई बार आपको होता है कि 2/1 या 2 सही होते हैं, एक गलत होता है, एक गलत है, 2 सही होता है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन सही हो गया ना आपका हिंदी में, तो चांसेस है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्रीडम रहता है आपको। लेकिन चक्कर क्या होगा कि 140 क्वेश्चंस वाला पेपर पहले होगा और 60 क्वेश्चंस वाला पेपर बाद में होगा। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी अगर आप 60 क्वेश्चंस वाले पेपर में अगर 50+ स्कोर करते हैं, तो आपका लोड काफ़ी कुछ कम हो जाता है, ठीक है ना। आप रिस्क कम लेते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मान लो टफ आ गया, और यहाँ पे आपने मेहनत कर रखी, हिंदी में अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम लोगे। अननेसेसरी को 50-50 पे नहीं जाओगे। उन 50-50 पे जाओगे जिनको आप पढ़ा हुआ है। वो क्वेश्चन टिक नहीं करोगे जिनमें आपको लगता है कि सुना सुनी बात। जैसे क्या होता है कि कई बार ढेर सारी बातें, एंशियंट हिस्ट्री हुआ, प्लस एंशियंट हो गया, मेडाइवल हो गया, यहाँ पे आप सुनी सुनाई तुक्का मार देते हो, है ना। कह रहे ये तो होगा। मैंने ढेर सारे हमारे ग्रुप पे तेज चैट बॉक्स पे आप कई लोग आए हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिखा हुआ कैसे उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया था। तो मैंने उसमें जब देखा तो वो एकदम साफ दिख रहा था कि उनके क्वेश्चंस एंशियंट और मेडाइवल में गलत हो रहे हैं। मतलब दिखा, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सब के सब गलत हो गए। लेकिन फिर भी लोग अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनको बाकी पार्ट्स पे उनको भरोसा नहीं होता है कि वहाँ से क्वेश्चन सही होने वाला है कि नहीं है, ठीक। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिंदी कि आप 60 में से अगर आप इसको 50+ स्कोर करते हो और 54 तक ले जाते हो दोस्त, तो आप समझ लो कि मतलब दैट्स योर डे, है ना। वो वहाँ पे आप एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आगे बढ़ जाओगे। आर ओ का कट ऑफ ज़्यादा आता है, आप सब लोग को पता है। आर ओ का कट ऑफ कम रहता है, लेकिन उसमें टाइपिंग होती है, उसमें ढेर सारे सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, डिग्रीज़ मांगी जाती हैं, कई लोग के पास नहीं होता है। तो वो चीज़ें हैं। आप वो कट ऑफ क्लियर करके भी क्या कर लोगे जब लास्ट में जाके आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं रहेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हुई पहली चीज़। हिंदी 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 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी अब से सीरियस हो जाओ। और एक चीज़ और, बहुत ढेर सारी लोग क्या करते हैं ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को फीड कर रहे होते हैं। खासकर इंग्लिश मीडियम वाले लड़के, हिंदी मीडियम वाले लड़के थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको तो पढ़ने में आसानी होती है, ग्रैस्प करने में भी आसानी होती है, उनका उच्चारण अच्छा होता है, उनकी जो सोच होती है वो भी हिंदी में चल रही होती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्या होती है कि वो सोचते कई बार, वो तो इंग्लिश में सोच रहे होते हैं, तो एकदम हिंदी नहीं सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में। इसलिए उनको वो वर्ड्स को स्पेल करना, कई बार रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब से क्या होता है ना कि ढेर सारे लोग क्या बोल रहे होते हैं कि हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ रिवाइज़ कर लेंगे, हो जाएगा, रिवाइज़ कर लेंगे,
या फिर रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के इतने दिन में 45 डेज़ में, फिर 30 डेज, फिर 15 डेज़ आ जाता है आपका, और ये घटता चला जाता है, ये पाइलअप होता चला जाता है आपका। एट द सेम टाइम आप क्या बोलते हो अपने आप से, यार ये हो नहीं पाएगा। एक चीज़ याद रखना दोस्त, अब से जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है ना, चाहे वो आर ओ या प्रीलिम्स आ रहा हो, चाहे तुम्हारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आ रहा हो, अपने आप को कोई भी चीज़ ना फीड मत करना, नेगेटिव चीज़ फीड मत करना। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डू थिंग्स, है ना। चाहे वो ज़रूरी नहीं कि जो जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही करो तो ही आपका होगा, देयर इज़ ऑलवेज अदर वे टू डू थिंग्स। तो आपकी जो नेगेटिव फीडिंग करते हो ना, वो 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है पॉजिटिव फीडिंग से दिमाग के। तो पॉजिटिव थाट्स जो होते हैं ना, वो 7 टाइम्स स्लोअर होते हैं नेगेटिव थाट्स से। तो जितना ज़्यादा अपने आप को फीड करोगे कि ये नहीं हो पाएगा, मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, ये छः छः सब्जेक्ट, अब जो 6 टॉपिक्स हैं आपके, इसमें 60 क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से आपने प्रायोरिटाइज़ कर लिया, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये छोड़ के छोड़े चले जाएंगे, 50 क्वेश्चन में ही कर लेंगे यार, 45 तो आ जाएंगे। नहीं होता है दोस्त, आप करो ना, कोशिश तो करो। अब से जो सबसे टफ पार्ट है उसको पहले कर लो ना। चलो इस टॉपिक पे मैं आगे डिस्कस करूँगा, ये पॉइंट है मेरा आपके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हिंदी, ठीक। आई होप मैं कन्वे कर चुका हूँ आपके लिए कि क्या ज़रूरी है, कैसे करना है, राइट। दूसरा पॉइंट आता है करंट अफेयर, ठीक। सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक। अगर आप 50+ स्कोर कर लेते हो और आपका कट ऑफ जाता है अराउंड 130, तो मतलब कितना बचता है, कितना बच रहा है आप। अगर 45 स्कोर करते हो कितना आता है, 145 पे 90 के करीब आपको स्कोर करना है। समझ रहे हो ना कितना स्कोर। तो गेम कहाँ फ्लक्चुएट करता है आपका, 85 से 95 के बीच में, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है हमारे लिए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। आपको फोकस किस पे रखना है, लास्ट के 6 मंथ पे, ठीक। और फोकस और किस पे रखना है ज़्यादा, कितना ज़्यादा आप फैक्चुअल चीज़ें रिटेन कर लेते हैं। इसमें लेवल ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब इवन आप एक एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहूँगा मैं कि 17 का मैंने प्रीलिम्स दिया था, क्लियर हुआ था जो मेरा प्रीलिम्स आर का, उसमें आप बजट में, उस साल बजट पे क्वेश्चन आया था, आप समझो 1 2 3 4 5 6.78, ये कोई नंबर है, ठीक है। इस फॉर्म में बजट था उस साल, ठीक है। यूपी आर ओ में लास्ट के 2 नंबर्स को चेंज किया गया था, ठीक है। लास्ट के डेसिमल प्लेस के 2 जो नंबर होते हैं उनको चेंज किया गया था और क्वेश्चन उस पर पूछा गया था। तो अगर आपको लगता है कि आप बस ऊपर ऊपर पढ़ के करंट अफेयर एग्ज़ाम आर के क्वेश्चन सही कराओगे, तो थोड़ा सा आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको लेवल ऑफ फैक्चुअल पार्ट, जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इटरेशंस पे जाना पड़ेगा। तो लास्ट 6 के मंथ से जो आपके करंट अफेयर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इसको थोड़ा सा आसान कैसे कर सकते हैं, 2 तरह के लोग होंगे जो बने बनाए मटेरियल होगा उसको मतलब मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ लोग लिख के रटते हैं, है ना, लिख के रिवाइज करते हैं, लिख के उस चीज़ों को ग्रैप्स करते हैं। तो मेरी जो एक आपके लिए सजेशन क्या है कि मैं भी उसी में आता हूँ, मुझे लिखना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को रिटेन करने के लिए, ठीक। तो आप क्या कीजिए ना, अपने जितने भी नोट्स हैं उसको थीम वाइज डिवाइड कर लिया। अब थीम क्या होता है, एरियाज़ होते हैं ना, अलग अलग करंट अफेयर, जो मतलब करंट अफेयर जितने होते हैं 20-22 क्वेश्चन, वो अलग अलग थीम से आते हैं। थीम क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है, अपॉइंटमेंट होता है, अवार्ड्स होता है, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, डिफेंस होता है, साइंस एंड टेक होते हैं, और कभी कभी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होते हैं, ठीक। तो इसमें अपने आप को डिवाइड करो और फिर इसको फ्लो बनाओ, है ना, एक कोहेसिव फ्लो बना रहेगा तुम्हारा। कि स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो पूरे 6 महीने का लास्ट का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा रिदम। अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हो तो सारे नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, और फिर उनको वेमेन उस पर प्रायोरिटी देना है आपको। वेमेन जहाँ जहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट हो रखा है, थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा फैक्चुअल पढ़ना है ना, कि उनका हल्का सा बैकग्राउंड क्या है, कितने साल, क्या एज, कौन सा नेशन, क्या चीज़, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। अगर स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो ए वर्सेस बी होगा, ए जीत रहा होगा तो ए का नेशन पढ़ना है, साथ ही साथ बी का भी नेशन पढ़ना है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। अगर ये कौन मतलब अगर इसमें डबल्स हो रहा है तो हो सकता है डबल्स भी पढ़ लेना, टेनिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को फैक्चुअल पढ़ना है। एशियन गेम्स में देख लेना कि कौन लोग को गोल्ड मेडल मिला हुआ है, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें पहली बार इंडिया जीता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आते हैं, कौन सा स्टेट से आते हैं, ये हो सकता है पूछ से। तो यू नेवर नो दीज थिंग्स, ठीक है। आपको
रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार रट्टा बोल रहा हूँ ना, अभी कई लोग को ईगो हर्ट हो रहा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कई लोग को लग रहा है अरे यार देखो कितना मतलब मतलब कह सकते हैं ना कि गंदी चीज़ सिखा रहा है हमें, हम तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रट्टा रट्टा बोल रहा है ना, हमें तो एनसीईआरटी बोली गई है पढ़ने के लिए, ऑल दोज थिंग्स है ना। तो फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में, बात करेंगे अभी आगे जाके, अगली स्लाइड पे बात करते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड क्या है हमारी। तो दोस्त अगली स्लाइड है स्ट्रेंथन योर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो मतलब सभी को जब पता है, वही हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है ना। लेकिन क्या है ना कि मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पार्ट है कि यहाँ पे मैं जब यूपीपीसी से प्रीलिम्स की बात करता हूँ ना, तो वहाँ पे बोलता हूँ कि कई बार क्या होता है कि अपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले पार्ट को थोड़ा सा बैकफुट पे भी रख सकते हो, उसके बिना भी, या फिर उसको बहुत ज़्यादा झकझोरे, उसको बहुत ज़्यादा निचोड़े बिना भी आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। कि ओवर फोकस ऑन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कई बार आपका प्रीलिम्स रूइन कर देता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं आर ओ प्रीलिम्स की बात करता हूँ, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स, यानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो मैं जो इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली मैं बोलूँगा कि एंशिएंट और मॉडर्न पे फोकस कीजिए। कहानी आपकी तैयार होगी, है ना। आई होप कि आप पढ़ चुके होगे अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को, अपने बेसिक किताबों को। अब उसमें से फैक्ट्स निकालने का टाइम आ गया है। ठीक है, जितनी भी ज़्यादा आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए कि फैक्ट्स कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे कोई बोल देना, देखो रियलिटी यही है कि बिना कहानी के फैक्ट नहीं रटा जा सकता। अगर मुझे किसी का नाम बोल दिया जाए कि फला फला का नाम बताओ जो चंपारण सत्याग्रह से पहले गांधी जी को मोटिवेट किया था कि वो चंपारण आए, ठीक, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर वो कहानी हो, या फिर मैं कोई बोल दे कि तिनकटिया सिस्टम क्या है, वो कितने बाई कितने पार्ट थी, मतलब x/20 पार्ट है ना, 20th पार्ट की बात की जाती है, तो x कितना है ना, या फिर किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये अनलेस एंड अनटिल मुझे कहानी नहीं पता रहे, तो मैं उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ये रियलिटी है। लेकिन दोस्त कहानी ये भी है ना, ये भी रियलिटी है कि तुमसे आर ओ प्रीलिम्स में कहानियाँ नहीं पूछी जाएंगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस एट मिनिमल रहेंगे, और फोकस किस पे रहेगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे, और बहुत ही पैरोकियल फैक्ट्स, मतलब एकदम गंदे वाले फैक्ट्स, मतलब कहते हैं ना कि एकदम समझ लो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं ना, उस तरह के फैक्ट डेटा पूछे जाएंगे तुमसे। ठीक, ज्योग्राफी में थीम्स मैंने आपको बता रखा है, और कौन कौन से एरियाज़ हैं उन पे फोकस करते हैं, उनको अपने नोट से पढ़िए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ो। आपको लगता है कि हमारे नोट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको वहाँ से यूज़ कर सकते हो। आप रिव्यूज़ के लिए तेजस का चैट बॉक्स भी दे सकते हो कि लोग क्या, वो रिव्यू क्या दे रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ ये है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिर आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 से 17 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 20-20 क्वेश्चन बन सकते हैं इस एरिया से, और यहाँ से फैक्ट्स निकालना बहुत ज़रूरी है ना। तो तेजस सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पे मैंने 500 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन शेयर किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। उनमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। फिर आता है रीजनिंग, मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक दिया हुआ है। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ दोस्त ना, तो रीजनिंग की बात ज़रूर करता हूँ। अब ये चीज़ समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी 57 डेज़ बचे हुए हैं। अभी भी आप थीम्स खोज के उस पर फॉर्मूले लिख के उसको रट सकते हो। चीज़ें क्या है ना, जहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सही करना, और सही, ये आपको सही मालूम चल जाता है कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आंसर ले आए हो, वो मतलब आपका क्वेश्चन सही हो रहा है वहाँ पे। तो आप क्वेश्चन, ये एश्योरिटी आती है कि अगर आप 15 क्वेश्चन में समय दे रहे हो, तो वहाँ 15 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, और 15 नंबर डेड श्योर आपके सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको प्राइमा फेशिया लगेगा कि आपका ज़्यादा समय जा रहा है, आप हिस्ट्री ज़्यादा देर तक पढ़ो, आप ज्योग्राफी ज़्यादा देर तक पढ़ो, वहाँ से आप क्वेश्चन सही कर लोगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे जैसे ये समय बीतेगा है, अब हो सकता है कि अगला एक हफ्ता रीजनिंग पे दो,
तो लास्ट के टाइम पे इतना आपको रिवाइज भी ना करना पड़े रीजनिंग, हो सकता है आधे घंटे का एक नोट्स होगा आपका और रिवाइज करके आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर जितना समय आप हो सकता है ज्योग्राफी को अभी दे रहे हो, उसका आपको हो सकता है आधा समय ही देना पड़े फिर से रिवीजन के समय, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान देना आप आपसे कि रीजनिंग अगर कर पाओ तो कर लेना। साइंस और पॉलिटी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। 10-10 क्वेश्चंस लगभग यहाँ से आते हैं और एक इन्वायरमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, वहाँ से भी बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। मुझे ये इन्वायरमेंट का पार्ट बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट लगता है। और मैंने एक घटना चक्र का कंपाइलेशन शेयर कर रखा है, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने शेयर कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है घटना चक्र के PYQ कंपाइलेशन से जो छोड़ा गया है। तो रेस्ट एश्योर्ड वो डॉक्यूमेंट बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक, तो अगर आपको लगी ले सकते हो, अदरवाइज जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उससे पढ़ाई कर सकते हो। अब इस स्लाइड के बारे में लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट पार्ट, ठीक है, कहानी से ज़्यादा फैक्ट्स रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी लग रहा हो कि आप जो कहानियाँ पढ़े हो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जा रहे हो, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त मैं फिर से बता देता हूँ, दिक्कत होने वाली है ना, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि पढ़ोगे तो बहुत कुछ है ना, पढ़ के जाओगे बहुत ज़्यादा, आई नो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर रहे हो, लेकिन आरो यारो उस पे क्लियर नहीं होगा। तो अपने जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं या जितने भी लोग आप पहले दे चुके हैं और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, उनसे आप बात करके देखना कि आपको फैक्ट्स रिमे मतलब किस तरह से फैक्ट को रिटेन करना है, कैसे रिवाइज करना है, उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जो कहानियाँ जोड़ती हैं उन फैक्ट्स को, अगर आपको मोटा मोटी पता है तो उनको 15 बार रिवाइज करें, उन्हीं कहानियों को 15 बार। स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझो, लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से आप प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हो, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब से पहले जो इतनी भी 3 स्लाइडें थी वो नॉलेज बेस्ड स्लाइड थी, ठीक है। अब तो आते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड स्लाइड पे और थोड़ा सा मेंटल गेम बेस्ड स्लाइड पे। ठीक, अगर हम पैरामीटर बनाएं, पैरामीटर किस चीज़ का, पैरामीटर इस चीज़ का कि कितने फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और कितने ज़्यादा फैक्चुअल रहते हैं वो। मतलब अगर देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है कि यार गांधी जी के मतलब गांधी जी किस तारीख को आए थे, है ना, या गांधी जी का पहला वो मूवमेंट, मास मूवमेंट क्या था, इस तरह का भी होता है। लेकिन UPPCS में कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मान लीजिए आपको कि उन 4-5 लोगों का नाम कौन कौन सा था जो पर्टिकुलर इवेंट में शामिल थे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आपको वॉर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, किताबें किसने लिखी हैं, ये किताब किसने लिखी है, या फिर इस वॉर में, या फिर फला फला मेडाइवल एज में इस रूलर के अंदर कौन कौन सी किताब लिखी गई, तो ये किताब किसने लिखी, या फिर इस ट्रेवलर ने क्या क्या बोला, या कोई कौन सा वर्ड यूज़ किया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन में। आपको ज्योग्राफी की अगर बात किया जाए तो ट्राइब्स पूछी जाती हैं, स्ट्रेट्स पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये नेक्स्ट लेवल कोर फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये पैरामीटर को स्टैंडर्ड बनाया जाए तो फैक्चुअल, जो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस के पैरामीटर को हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो RO प्रीलिम्स में UPPCS प्रीलिम्स से ज़्यादा क्वेश्चन, कोर फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आप सेम मोनोटोनस वे में दोनों एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके क्वेश्चंस को देख के और ये गेस मार रहे हो कि ये भी क्वेश्चन लग जाएंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोनों एग्ज़ाम सेम सेम तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जो दोनों एग्ज़ाम दिया हो या पेपर्स देखा हो वो आपको एनी गिवन डे ये बात बोल सकता है। अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू ए मेम्बर ऑफ आवर ग्रुप, और फर्स्ट थिंग जो सामने से आया कि एज़ यू नो, मतलब सामने वाले बंदे ने बोला कि सर आप तो जानते हो कि यार ये तो अलग लेवल का गेम है, तो हमें रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। तो UPPCS के लिए या फिर UPSC के लिए कैसे स्विच करें, क्या प्लान होना चाहिए। तो वी वर टॉकिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है ना, ढेर सारे टॉपिक्स पे बात हुई। तो मेजर टॉपिक लेकिन ये था कि चीज़ जो हम समझ के चल रहे हैं ना UPPCS प्रीलिम्स के लिए, वो RO प्रीलिम्स नहीं है। आपको एक लेवल गेम को बढ़ाना पड़ेगा रट्टा मारने के लिए। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे रिटेन करते हो आप, आपको रिवीजन प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आपको हर दूसरे तीसरे दिन, या फिर होता है ना तीसरे दिन, फिर उसके बाद नेक्स्ट 7वें दिन आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे रिवाइज़ कर रहा हूँ। आज जो फैक्ट पढ़ रहा हूँ कल मुझे रिवाइज़
करना है कि नहीं करना है, तीसरे दिन रिवाइज करना है कि नहीं करना है, क्या मुझे वो एग्ज़ाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख। बहुत ढेर सारे लोग, बहुत डिज़र्विंग लड़के क्या होता है ना, लास्ट के 15-20 दिन में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आप उनके स्कोर देखो, उनकी प्रिपरेशन देखो, उनसे बात करो, और फिर आपको रियलाइज़ होता है यार इनका प्रीलिम्स निकल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या हो दोस्त, लास्ट में ना एनजाइटी जो होती है ना, वो अपना घर बनाना स्टार्ट कर देती है। आप जो ये लास्ट के 20 दिन में, 15-20 दिन में पाइल अप कर रहे हो ना अपना काम, वो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देगी, प्रीलिम से बाहर कर देगी, और आप बहुत डिजर्विंग रहोगे। मेंस लिखते, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होता है या फिर आरओईआर प्रीलिम्स होता, मेंस लिखोगे हो जाएगा, है ना। इंटरव्यू में बैठोगे फोड़ दोगे, है ना, एकदम मज़ा ला दोगे तुम, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। किसी से बात करते हो तो तुम्हें खुद लगता है कि यार मैं तो बिलोंग करता हूँ, मैं तो वुड भी सिविल सर्वेंट हूँ। लेकिन तुम्हारी लैक ऑफ प्लानिंग जो होती है ना, लास्ट की 15 से 20 दिन की जो प्लानिंग तुमने बना के रखी हुई है, वो सारा गुड़ गोबर कर रही है। तो नेक्स्ट 15 से 20 दिन जो है तुम्हारे, वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो यूज़ कर लोगे, है ना, लिख के रख लो। अगर उसमें तुम अपने जो सोच के रखे हो कि मैं 16-16 घंटे लास्ट के 15-20 घंटे, लास्ट के 15-20 दिन में पढ़ने वाला हूँ, अभी से ही 12-12 घंटे नेक्स्ट के 15 से 20 दिन पढ़ लो, एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे। मतलब रेस्ट एश्योर्ड, आर ओ आर प्रीलिम्स हुआ चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हुआ, तुम निकालने वाले हो। लिख के रख के दे रहा हूँ मैं। अगले अगर 15 से 20 दिन तुम 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा निकलेगा। प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, है ना, नोट्स रखो अपने सामने, कंसाइज नोट्स होने चाहिए, कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि बुक्स नहीं होनी चाहिए, फिल्टर आउट चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, तो वो चीज़ तुमको ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने पीयर ग्रुप से बात करो, कौन लोग कहाँ से क्या चीज़, अच्छी चीज़ रखे हुए हैं, मांगो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो, रिवाइज करो, मल्टीपल इटरेशंस जाओ। नहीं याद होता है, याद होगा, है ना, मेमोराइज करो, फैमिलियरिटी बढ़ाओ स्टेटमेंट से, याद होगा, है ना, याद रखो, याद होगा। ठीक, अब लास्ट में आती है, एक मैंने बोला था ना ब्रो टिप देने होगा आप लोग को, तो ब्रो टिप क्या है आपको बताता हूँ। तो दोस्त ब्रो टिप्स ये है ना कि यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है, तो जो ना अपने आप को एवरेज एस्पिरेंट समझो। पहली बात तो एवरेज एस्पिरेंट क्या करता है कि वो क्या करता है कि अपने आप को समझाता है, देख भाई कोई भी चीज़ आएगी ना मेरे सामने, मुझे तो पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा। तो अपने आप को जो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट समझते हैं, थोड़ा सीनियर प्लेयर होते हैं, या फिर थोड़ा उनको लगता है ये तो समझ के कर दूंगा मैं, यही गलती खा जाते हो, है ना। जो लोग समझने वाला जो अपनी घुट्टी पिला रहे हैं अपने आप को, दिमाग को ना, वही बाहर हो जा रहे हैं। जो लोग ये मना रहे हैं अपने दिमाग को, यार देखो ये मुझसे नहीं होता है, तो मुझे पहले ही स्टार्ट करना है, मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पड़ेंगे, तब जाके मुझसे क्वेश्चन सही होगा। तो यही कहे आपको, और अपने जितने भी मटेरियल है ना, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ठीक, अपने जितने भी मटेरियल हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का प्लान बनाओ। मैं लिख के देता हूँ, अगर तुम 3 इटरेशंस में नहीं हो पा रहा तुमसे, 5 जाओ दोस्त। मेरे पास तुमको लग रहा है ना कि समय नहीं है, तो अपने आप को झूठ पिला रहे हो। ठीक, झूठ मत पिलाओ अपने आप को। झूठ पिलाना मतलब जो दिमाग को जो पिला रहे हो ना झूठ कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारे पास लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप अपने लाइफ की। ठीक, तो लैक ऑफ प्लानिंग, जो लोग प्लान नहीं कर पाते ना, वो तो फेल कर जाते हैं, बहुत अच्छे से फेल करते हैं। और पहले लेवल पे ही फेल करते हो, तो अपने आप को तुम जितनी बार तुम लोग फेल हो रहे हो प्रीलिम्स में ना, वो यही है कि तुम प्लान नहीं कर पा रहे हो। लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ होता है ना कि रेडीनेस नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग है लैक ऑफ। अपने ही लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तुम लोग कि प्लान कर लें, बैठ के टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल नहीं बन रहा यार तुमसे, एक है ना, शर्म कर लो, डूब मर जाओ। तुम लोग डूब मरो अगर तुमसे प्लानिंग नहीं कर पा रही हो, एक टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तुम लोग उसको प्लान करके उसको उस पर उस टाइम टेबल पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो डूब मरो भैया। नहीं है एग्ज़ाम ये आपके बस का, और है तो एवरेज स्टूडेंट बन जाओ। कोई भी किताब लो, कोई भी मटेरियल लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, अपने साथ पेन और पेपर रखो, लिखो। कोई चीज़ नहीं रटाई आ रही है, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, उसको कहानी, उसके अगल बगल कहानी बनाने की कोशिश करो, और फिर वो होगी होगी, क्यों नहीं होगी। कौन सी चीज़ हुई है जो ये पढ़ाई लिखाई वाली नहीं हुई है यार। अगर नहीं हो रही होती तो तुमसे पहले वाले सिलेक्शन कैसे पाते। तुमसे ज़्यादा लोग स्मार्ट है क्या। मतलब 11-11 अटेम्प्ट में यार लोग फेलियर हुए हैं, मतलब क्लास
ग्रुप डी की नौकरी करके एसडीएम बने हुए हैं, बहुत फेलियर्स देखे हैं लोगों ने। तुम वहाँ नहीं हो अभी, है ना? तो अभी बहुत अच्छे स्पेस पे हो। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड स्टार्ट मूविंग योरसेल्फ। अपने आप को, अपने दिमाग को हाथ पर हिलाओ और दिमाग चलाओ, है ना? आई होप ये वीडियो आपका काम आएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है? तो ये ख़त्म करते हैं। और आपको अगर मटेरियल्स अच्छे लगे हों तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप कि वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।